नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की लगातार गिरावट शुक्रवार को भी जारी रही और एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 79 रुपये 96 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के आंकड़े को पार कर गया था। हालांकि दिन के अंत में इसमें सुधार हुआ और ये 79 रुपये 90 पैसे के आसपास बंद हुआ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को एक मामले में सशर्त जमानत दे दी है। जुबैर को यह जमानत 2018 में उनके द्वारा किए गए ट्वीट के मामले में दी गई है। इस मामले में सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने जमानत देने के साथ ये शर्त लगाई है कि बिना न्यायालय की अनुमति के जुबैर देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त भी अदालत ने लगाई है। जुबैर ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था। जुबैर को इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था और तभी से वो जेल में हैं। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कुल 6 केस दर्ज किए हुए हैं। जुबैर की ओर से सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि इन सभी 6 मामलों को रद्द किया जाए। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ न कुछ लगातार हो रहा है और अटकलों का बाजार जिसके कारण लगातार गर्म रह रहा है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की तस्वीरों को ट्वीट कर जारी किया। बता दें कि मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में लाना चाहती है। अमित ठाकरे को एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में लाकर बीजेपी उन्हें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है। मालूम हो कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार का गठन हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ है। केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ही शपथ ली है। बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर हमलों का सिलसिला नहीं रोक रही है। आज भी बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आतंकवाद के विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तस्वीर में दिख रहा है कि बीच में हामिद अंसारी जी बैठे हैं। उसी मंच पर पाकिस्तान के बहरूपिया पत्रकार, पाकिस्तान का एजेंट नुसरत मिर्जा भी बैठा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से सीख रही थी। बता दें, पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा ने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें साल 2005 से 11 के बीच 5 बार दिल्ली बुलाया और इस दौरान हुई बातचीत में खुफिया और संवेदनशील जानकारियां साझा की। नुसरत मिर्जा ने दावा किया कि उन्होंने ये जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा की थी। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ये सफाई दे चुके हैं कि कार्यक्रम में जो भी बुलाए जाते हैं वो आयोजकों की ओर से बुलाए जाते हैं, उनकी उसमें कोई भूमिका नहीं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार से मुलाकात की बात को भी झूठा बताया। बता दें, जिस पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के आरोपों को लेकर बीजेपी हामिद अंसारी पर हमलावर है, उसी नुसरत मिर्जा को लेकर पाकिस्तान में लोग उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर उनका इंटरव्यू करने वाले शकील चौधरी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनका आकलन इतना ढीला है, इतना लापरवाह किस्म का है कि उसमें कोई बौद्धिक विशेषज्ञता नहीं है। विश्लेषण करने की उनकी योग्यता का मैं बड़ा फैन नहीं हूँ। बीबीसी के मुताबिक कराची के एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक खबर के हिसाब से हम नुसरत मिर्जा को भरोसेमंद नहीं कह सकते। वो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। इसके अलावा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में उनकी बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं है। यह नहीं, नुसरत मिर्जा की बातों से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भी हैरान हैं और बीबीसी से बातचीत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो जासूस थे तो अपनी पहचान जाहिर करके दुनिया भर को बताने की क्या ज़रूरत थी। बीजेपी द्वारा आज फिर हमला जारी रखने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो अपने पुराने बयानों पर कायम हैं कि वो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को कभी नहीं जानते थे और ना ही उन्होंने किसी सम्मेलन में उस पत्रकार को आमंत्रित किया था। इससे पहले भी हामिद अंसारी आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, ये तथ्य सबको पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण सरकार की सलाह पर होता है। आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से वो खुद नहीं बुलाते हैं। हालांकि बीजेपी उसके बावजूद भी पाकिस्तानी पत्रकार के दावों पर अधिक भरोसा करते हुए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति पर लगातार हमलावर है।
सांसद अब संसद भवन के परिसर में किसी तरह का धरना नहीं दे सकेंगे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से जारी एक लिखित आदेश में कहा गया है कि सांसद किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि सभी सांसदों से इसके लिए सहयोग की अपेक्षा की जाती है। बता दें, इससे पहले गुरुवार को ही लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई बुकलेट में जुमलाजीबी, तानाशाह, बहरी सरकार, शकुनी और जयचंद जैसे कुछ शब्दों को असंसदीय करार दिए जाने पर अच्छा खासा हंगामा हुआ था। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा था कि वे इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। संसद भवन में धरना प्रदर्शन पर रोक के आदेश के बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस पर तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा, यह विश्व गुरु की नई सलाह है। उन्होंने कहा कि धरना मना है। इसके अलावा शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्या वे इसके बाद संसद में पूछे जाने वाले सवालों पर भी आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है ये पूछे जाने के लिए ये एक असंसदीय प्रश्न नहीं है। बता दें कि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले आए इस आदेश का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। कई दिन तक चली ऊहापोह के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने भी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये विपक्षी दलों की एकता के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि झामुमो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। झामुमो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकता है, इस बात की अटकलें बीते कई दिनों से लग रही थी। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और अब तक कई विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आगे आ चुके हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए जब विपक्षी दल एकजुट हुए थे तो कहा गया था कि एक मजबूत और संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक कई विपक्षी राजनीतिक दल घोषित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था। सीएम योगी से भी मेरी बातचीत हुई। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा था। वहीं जब मैं लखनऊ दौरे पर था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात हुई थी। बिहार में पटना पुलिस के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने संदिग्ध आतंकवादियों के काम करने की शैली की तुलना आरएसएस से करने को लेकर अब स्पष्टीकरण जारी किया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक पटना के एसएसपी ने कहा कि उन्होंने वही कहा जो दस्तावेज में लिखा गया था और जो अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान कहा था। उन्होंने कहा कि जब आरोपियों से उनके काम करने की शैली के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अन्य संगठनों की तरह शारीरिक स्वास्थ्य के नाम पर ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन पहले ही गुरुवार को पटना में संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान पर विवाद छिड़ गया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि कटुता की तरफ, जिसे हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडल था कि ये लोग, जैसे शाखा होती है, आरएसएस शाखा ऑर्गेनाइज करती है और लाठी की ट्रेनिंग देती है, उसी तरह ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से अपने यूथ को बुलाकर प्रशिक्षण दे रहे थे। जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। इसके बाद विवाद छिड़ गया और बीजेपी ने एसएसपी के इस्तीफे की मांग की। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ दिला दी गई है। इससे पहले गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। रानिल विक्रमसिंघे तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे जब तक श्रीलंका के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंदा यापा अबेवर्दने ने कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका छोड़ने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।